नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ नया सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें आप यूपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए कुछ मॉड्यूल्स देखेंगे, जिसमें आज हम पहला दिन है हमारे इस मॉड्यूल का, यानी कि आने वाले समय पे और भी मॉड्यूल्स आपको डे बाय डे मिलते जाएंगे। यहाँ पर ये आपको हिंदी मीडियम में दिया जा रहा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको दोनों मीडियम्स में ये मॉड्यूल्स मिलते रहेंगे। जैसे अभी हिंदी मीडियम है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, तो इस तरह से आपका ये रिदम कंटिन्यू चलता रहेगा इन बोथ लैंग्वेजेस। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर कनेक्टेड रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप इसकी भरपूर तैयारी कर सके। यहाँ पर देखिए प्री मेंशन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ प्री की ही नहीं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे एक मॉड्यूल के अंदर वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट से आपके टॉपिक रहेंगे, तो एक आप अच्छे तरीके से बिना बोझिल हुए और उस चीज़ को आप अच्छे से याद कर पाएंगे। उन चीज़ों को समराइज करके आप नोट डाउन कर पाएंगे और निरंतरता भी अपनी इस तरह से बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने मॉड्यूल 1 को। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात कर रहा है। तो इतिहास के स्रोत को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या होता है? इतिहास होता है। अब ये इतिहास क्यों है, ये कैसे पता चला, ऐसे क्या सोर्सेज है जिनके द्वारा हमें पता चला कि वहाँ पर कैसी क्या गतिविधियाँ हुई थी प्राचीन समय से लेकर, वो सब जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेज चाहिए होंगे। तो वो सोर्स क्या क्या है उनको देखिए। जैसे साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथों से हमें इतिहास का पता चलता है। लौकिक ग्रंथ से विदेशी जो यात्री आए उनके विवरण से पता चलता है इतिहास में क्या 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 चीजें हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे अभिलेख हो गए, सिक्के, मृदभांड, जो मिट्टी पर जो आप देखेंगे कलाकृतियां या चीजें की गई, उनसे हमें उसके इतिहास का पता चलता है। वहाँ के मुहर हो गई, मूर्ति कला या चित्रकला हो गया, स्थापत्य जो आर्किटेक्ट होता है उससे पता चलता है हमें कि भाई वहाँ पर किस तरह का जो है इतिहास रहा है, कैसी गतिविधियां होती थी, कैसा सामाजिक जीवन होता था उनका, वो सब चीजें, उनके भवनों के बारे में हमें इतिहास में पता चलता है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ की बात की गई थी। तो देखिए, आप धार्मिक ग्रंथ में पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखेंगे, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। यदि इसको हम डिवीजन करें इसका, तो इसको इस तरह से होगा। जैसे ब्राह्मण साहित्य में आप क्या देखेंगे? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र में जैसे धर्म सूत्र हो गया, स्मृतियां, टीकाएं, इन सब से आपको ब्राह्मण साहित्य के द्वारा पता चलता है इतिहास के बारे में। ठीक है, वहीं कह रहे हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में जैसे आप देखेंगे त्रिपिटक हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश, ठीक है, इसके बाद दिव्यावरान हो गया, इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा इन साहित्यों के द्वारा। वहीं आप देखते हैं जैन साहित्य से कैसे पता चलेगा। धार्मिक ग्रंथों में जैन साहित्य भी है, तो जैसे भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, भद्रबाहु चरित्र हो गया, परिशिष्ट पविन हो गया, इन सब से भी आपको इतिहास की एक समग्र जानकारी मिलती है। मतलब ये सब चीज़ें जो है वो आपका एक कलेक्शन है इतिहास को जानने का। आप समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य के जो 4 भाग हैं, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, इन वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। कहां पर? अथर्ववेद में। देखिए, छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखिए क्योंकि यहीं से आपके प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। और कौटिल्य ने कहा था, कौटिल्य ने क्या कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास का श्रवण में लगाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए इतिहास के बारे में। क्यों ऐसा कहा? देखिए, इतिहास के बारे में जानेंगे तभी आप वर्तमान को चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, उन चीज़ों को और स्टेबल कर सकते हैं। तो अपने इतिहास का पता होगा तब आप अपना वर्तमान अच्छा कर सकेंगे। ईएचकार ने क्या बोला है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक निरंतर चलने वाला संवाद है। वहीं व्यूरी के अनुसार देखेंगे इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। तो इंग्लिश में इन्होंने क्या बोला है? हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस और नथिंग मोर। वहीं बेकन, देखिए अलग अलग इतिहासकार आए, उन्होंने अपने अपने अनुसार इतिहास के बारे में बोला। इतिहास के बारे में देखिए पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको प्रमाण के स्वरूप मिलेगी और सबके जो मिलती है चीज़ें, जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अलग अलग अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को वो किसी और रूप में दिख रहा हो, वो अजम्पशंस के थ्रू वो कुछ और सोच रहे हो, किसी व्यक्ति को कुछ और नजर आ रहा हो उसमें, तो अपने अपने अजम्पशंस के आधार पर इन्होंने इतिहास की परिभाषाएं दी है। ठीक है, देखिए
इनके अनुसार क्या था, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है और वर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा था। वहीं अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। ठीक है, इसके बाद इतिहास की महत्वता को देखते हुए वहीं कॉलिंगवुड ने भी कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हुए हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 और 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। वहीं पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, हम सब जानते हैं, और जिसको राहुल सांक्रात्यायन के अनुसार उनका था मानना कि पुरातात्विक जो सामग्रियां होती वो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी होती हैं। राहुल सांक्रात्यायन आप देखेंगे यात्रा वृतांत लिखा करते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर हम और जो परिभाषाएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है, हम जानेंगे इतिहास की उपज ये कहाँ से क्या हुआ है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इसमें इस तरह के इंट्रोडक्शन के साथ आप वहाँ लिखेंगे अगर इतिहास में, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। यही काम मध्यकाल में आप देखेंगे औरंगजेब के द्वारा किया गया था। उसने इतिहासकार लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा क्यों, देखेंगे कि इतिहास को तलवार और बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। ये आप इस तरह के पॉइंट्स लिखेंगे तो ये आपका आंसर राइटिंग ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा कि इतिहास को तलवार और बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है, इसीलिए औरंगजेब ने आप देखते हैं कि इतिहासकारों पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं देखते हैं जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान और इन तो हमारे देश के विविध नाम है, क्या नाम है ये सब लिखे हुए हैं। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसीलिए उन्हें पूरे देश को ही सिंधु इंडस के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो वास्तविक रूप से आप देखेंगे त्रिकोणाकार या धनुषाकार आकृति का था। किस आकार का था, त्रिकोणाकार या धनुषाकार आकृति का था। वहीं आप देखते हैं कि वारामिहिर की जो बृहत संहिता है उसमें कूर्म की आकृति, पुराणों में धनु आकृति, दीघ निकाय में छकड़े की भांति, आप देखते हैं महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति इसको बताया गया है। ठीक है, अब देखेंगे फिर पुराणों के जो भुवन कोश के अध्याय में भारत के भूगोल का वहां पर वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह देश क्या था, अजनाव तथा हेमवत वर्ष के नाम से भी विख्यात था। क्या, भारतवर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आपको भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है और भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है। स्मिथ ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर भी संबोधित किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें देखते हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा देखेंगे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता था। चलिए आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जो पिता हैं उनके नाम से विख्यात हुआ था। वो नाम क्या था, हेरोडोटस ने इसका जो है पिता के नाम से विख्यात हुए थे, हेरोडोटस ने किया था। इसके बाद देखते हैं इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था और महत्वपूर्ण है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित जो इंडिया है उसमें से केवल सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि हेरोडोटस के द्वारा जो इंडिया वर्णित जो किया गया था इंडिया में, उसमें इंडिया को केवल सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र का ही पता चलता है, जबकि आप देखते हैं मेगास्थनीज के द्वारा जो वर्णित इंडिया है उससे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिया गया हेरोडोटस और मेगास्थनीज के बीच का। और चीनियों ने देखेंगे भारत को यिंतु कहा था। ठीक है, इसके बाद हेन सांग जो चीनी यात्री हमारे आए थे उन्होंने देखिए भारत को यिंतु यानी कि चंद्रमा के नाम से संबोधित किया था। तो अभी ऊपर क्या था कि अलग अलग विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपने अपने नाम से अपने अपने अनुसार भारत को एक नाम दिया, इनका एक नामकरण किया। उसी तरह से हेन सांग का भी नाम यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं आप देखेंगे जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सबसे पहले प्राकृत भाषा में भरदवस यानी कि भारतवर्ष का विवरण मिलता है। यहाँ पर कैसे वहाँ के अभिलेखों से भी आपने क्या पढ़ा, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर एक अभिलेख से भारतवर्ष का पता चलता है, वहाँ का विवरण मिलता है उसका। तो देखेंगे प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। वहीं आप देखते हैं सोमदेव सूरी के नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि प्राचीन भारत में आप देखते हैं ऐतिहासिक खगोलविद कौन थे, आर्यभट्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था।
चलिए देखिए, अब देखिए इसका विभाजन कैसे क्या हुआ देखते हैं। पाषाण काल, ये पत्थरों का समय के काल की बात कर रहा है। देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग यहाँ पर देखते हैं बाएं में, यहाँ खाने के योग जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। वहीं दूसरी ओर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं कि जानवरों की खालों से बने वस्त्रों को बनाने के लिए भी इस तरह के पत्थरों को नुकीला करके उनको सिया जाता था। ठीक है, आइए समझते हैं। पाषाण युग से तात्पर्य क्या है? ऐसे काल जो लोग पत्थरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर के औजार हो गए, पत्थर की गुफाओं में अपना जीवन यापन करना, जीवन उनका पूरा उसी पर आधारित होता था। ये मानव सभ्यता के आरंभिक काल से है, जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था, वो पहले गुफाओं में रहा करता था। ठीक है, इस काल में आप देखेंगे मानव प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता रहता था। अब जितनी सुविधाएं हैं आपको यहाँ पर देखेंगे, आपदाओं से सुरक्षा करने के लिए कितनी सारी सुविधाएं दी गई, पहले ऐसे समय में नहीं था। तब मानव जो है वो विकास के स्तर पर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, वही देखिए आपदाओं से वो जूझता रहता था। ठीक है, अब कैसे जीवन यापन करे? उस टाइम कोई ऐसा व्यापार या चीजें तो नहीं थी, तो क्या होता था? शिकार और कंदमूल फल खाकर ही वो अपना जीवन बसर करता था। ठीक है, वहीं ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो हुआ करते थे, उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा के परिचायक लक्षण हुआ करते थे। उनको क्या? सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक को सबसे पहले उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोस को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए हैं। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा? अचानक से तो कहीं से कुछ प्रकट नहीं हो जाएगा। उसकी खोज की गई, तो किसके द्वारा? डॉक्टर प्राइमरोस के द्वारा। फिर उन्होंने बताया कि भाई देखिए ऐसे स्थान पर एक प्रागैतिहासिक कुछ औजार मिले हैं, तो उसे अजम्पशंस किए जाते हैं कि वहां पर इस तरह का उनका जीवन स्तर रहा होगा, उनकी जीवन की जो दिनचर्या है कुछ इस प्रकार से रही होगी, कैसे वो अपना जो है शिकार करते थे, अपना पेट भरते थे, बाकी दैनिक चीजें वहां पर किया करते थे। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आप देखते हैं जो पाषाणकालीन सभ्यता है वो आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल तक आप इसका देखते हैं आरंभ होता है। सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ और प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का एक इतिहास है। ठीक है, इस समाजों का इतिहास है। वहीं देखते हैं 1816 में टॉमसन ने पाषाण काल लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। किस किस काल में? पाषाण काल, कांस्य युगीन, लौह युगीन काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। सबसे पहले 1865 में जॉन लुबक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण, नव पाषाण में किया। वहीं लुबक ने बाद में आप देखते हैं लॉर्ड एवेवरी के नाम से ये जाने गए थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं नव पाषाण काल शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबक ने। अभी यहीं पर हमने देखा है। उन्होंने 1865 में अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। इसके बारे में, किसके बारे में? पूरा पाषाण के बारे में आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती थी। लार्टेन ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए कि आप देखते हैं यहाँ पर कि बोरर विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। चॉपर चैपिंग विधि का भी यहाँ प्रयोग किया जाता था। जबकि आप देखते हैं हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम, हैंड एक्स समझ रहे ना, कुल्हाड़ी वगैरह की चीजों की बात की जा रही है, उनका सर्वप्रथम प्रयोग औजार का मद्रास और अति रपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से इनके ये औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें क्लीवर, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल है। तो अलग अलग जगह पर खुदाई हुई, अलग अलग जगह पर ऐसे साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। कालक्रम की यदि बात की जाए तो पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन, कुछ इस प्रकार से इनका काल चलेगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्रम आप समझ जाएंगे तो अपने आप सारी चीजें आप लेवाइज समझते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे डेनमार्क के कोपेनहेग संग्रहालय में आप देखेंगे सामग्रियों के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया, जिसे 1820 में आप देखते हैं पुरातात्विक क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने किया था ये त्रियुगीन विभाजन? कहां पर? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। आइए आप देखते हैं पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों से प्रागैतिहासिक महत्व का खोज की पता चला। भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट गुफा हो जाती है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, भीमबेटका के बारे में। वहाँ पर किस तरह से युद्ध के चित्र देखने को आपको मिलेंगे, वहाँ पर किस तरह से उनकी जीवन शैली थी उसके बारे में आपको मिलेगा। तो देखेंगे कि कैसे प्राचीन समय में आधुनिक चित्रकला से भी बेहतर आपको वहाँ पर चित्रकारी देखने को मिलती है। तो भीमबेटका गुफा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए इतिहास की बात की है, हम वही पढ़ रहे हैं। प्राग इतिहास में पाषाण काल, आदि इतिहास में हम सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता को, ऐतिहासिक काल में 6ठी ईसा पूर्व अब शताब्दी से जो है वहां पर चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। आइए देखते हैं निम्न पूर्व पाषाण युग को उपकरणों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी ऊपर पढ़ा चॉपर चापिंग या पेवल संस्कृति, इसको क्या पढ़ेंगे? एश्यूलियन संस्कृति है, हैंड एक्स और क्लीवर की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है चॉपर चापिंग? ये किसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिला? तो सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य मिले हैं।
इसीलिए इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। कहाँ से उसके साक्ष्य मिले, उसी के नाम के आधार पर उसका संस्कृति का नाम रख दिया गया। वही कहते हैं एशुलियन संस्कृति को हैंड-एक्स संस्कृति भी कहते हैं। हैंड-एक्स को 28 सितंबर 1864 को प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वददुरै और अतिपक्कम से प्राप्त किया था, लेकिन हैंड-एक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। और इस संस्कृति में क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड भी मिलते हैं। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आप प्राग इतिहास के जनक देखेंगे तो भूतत्व सर्वेक्षण रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। उपकरण में देखते हैं रॉबर्ट बुशफुट ने क्या किया था, बुशफुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया, जो कि क्वार्टर्स यानी कि स्फटिक पत्थर से निर्मित हुआ था। वहीं बेलन नदी घाटी से देखिए, अलग अलग नदी घाटी से आपको कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। बेलन नदी घाटी से आप देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले से टोंस नदी में मिलती है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपका ज्योग्राफी भी रेडी होता जाएगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट रेडी नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इस घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक की टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी प्राचीन समय के आपको साक्ष्य प्राप्त हुए पुरातात्विक खोजों के आधार पर। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ पर देखते हैं कि बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। आप देखेंगे मातृ देवी की जब प्रतिभा की बात की गई है तो ऐसा पता चलता है यह मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। तो यहाँ पर मातृ देवी का पूजन अत्यधिक देखा गया है। उनकी मूर्तियां कुछ मिली हैं जो संप्रति कौशाम्ब संग्रहालय में सुरक्षित है इस टाइम। इन उपकरणों का निर्माण आप देखेंगे कार्टराइट पत्थरों से किया, जैसे ग्रेनाइट पत्थर हो गए, उस तरह से कार्टराइट पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सिहावल मध्य प्रदेश में देखते हैं निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है और संघावो द्वारा गुफा निम्न पुरा पाषाण काल का एक क्या है, ये संघावो गुफा निम्न पुरा पाषाण काल का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुरा पाषाण काल। चलिए देखते हैं कि अब पुरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें मिली और उसको पुरा पाषाण काल क्यों कहा गया, ये सब चीजों को हम समझते हैं। देखिए, पुरा पाषाण काल में आपको क्या स्पेसिफिकली चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे शिकारी का जीवन के बारे में पता चलेगा, क्रोड उपकरणों का निर्माण कैसे किया गया उसके बारे में पता चलेगा, वहीं कुल्हाड़ी हो गया, चॉपर चैपिंग के बारे में पता चलेगा, ऊपर जो हमने पढ़ा था। वैसे ही आपको यहाँ पर जो है वो खंडक यानी कि गड़ासा का जो साक्ष्य है उन सब चीजों के बारे में पुरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे पुरा पाषाण काल हो गया, फिर आप आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल, फिर आप देखेंगे नव पाषाण काल। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में आपके इस एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना केवल मेंस या एस्पेक्ट से बल्कि पीटी में भी कोई भी स्टेटमेंट पूछकर आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे देखेंगे वर्तमान में राजस्थान के नौगांव जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पुरा पाषाण कालीन सामग्री के स्थल मिले हैं। पुरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से भी मिले हैं। वहीं देखते हैं पुरा पाषाण कालीन स्थल में गंगा हो गया, सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में इनके साक्ष्य मिले हैं। वहीं देखते हैं पुरा पाषाण कालीन स्थल में जैसे मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ के जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है वो मारवाड़ और मेवाड़ से भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पूरे भारत की कहीं ना कहीं बात कर रहा है ना। तो दक्षिण भारत के आप देखेंगे पलवाय जो आंध्र प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश और पिकली हल है जो ब्रह्मागिरी मांस की आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखते हैं डोलमेंस जो शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या दिया गया है, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। देखिए ये जैसे जो आते शब्द है ना, ये वर्ड्स हैं, इनको याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है आपसे पीटी में इस तरह से पूछे कि डोलमेंस शब्द का क्या मतलब है, तो गड़े हुए मुर्दों से निर्मित समाधियां यहाँ पर बनाई जाती थी, उसका तात्पर्य ये होता है। पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन आप देखते हैं पूर्णतः प्राकृतिक था। ऐसा क्यों कहा गया है, प्राकृतिक पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, कंदमूल खाया करते थे, मांस भोजन लिया करते थे, अग्नि का प्रयोग करते, अग्नि से अपरिचित रहने के कारण वे मांस को कच्चा ही खा जाते थे। और इस युग का मानव जो था शिकारी था, खाद्य संग्राहक भी था। इसका मतलब वो खाद्य संग्रह था उनका भी संग्रहण करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब उसको पता चल गया था इन सब चीजों के बारे में, है ना। इसमें देखेंगे मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर ये जब पुरा पाषाण काल में देखते हैं पूरी तरह से कृषि से अनभिज्ञ था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पशुपालन इन सब चीजों से वो पूरी तरह अनभिज्ञ था। जैसे जैसे आप काल में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ऑब्वियस सी बात है, देखिए जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाएगा वो नई नई चीजों को अडॉप्ट करता जाएगा, कुछ नया खोज करेगा, नया सीखेगा, तो नई चीजों का जन्म होगा। तो वही चीज हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे आने वाले कालों में। ठीक है, आइए देखिए इस काल के तापमान में भारी कमी आई, तापमान में काफी गिरावट देखी गई है। यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। अभी हम पुरा पाषाण पढ़ रहे हैं, जब हम नीचे मध्य पुरा पाषाण पढ़ेंगे तो उसमें इन पत्थरों के स्थान पर अब इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा। वही मैंने कहा, जैसे जैसे विकास होगा चीजें बदलेंगी, नई चीजें अडॉप्ट होंगी उसमें। इस युग में आप देखते हैं उद्योग मुख्यतः शुल्क से बनी वस्तुकारों का था। ठीक है, इस समय के मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे।
फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। तो याद रखिएगा कि फलक से संख्या का जो फलक की संस्कृति की संज्ञा दी जा रही है उसमें कौन कौन से यहाँ पर फलकों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई ये सर्वप्रथम की बात की जाए तो पीटी के लिए आप बहुत खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि सर्वप्रथम ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिले हैं। मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ था उन्हें होमिनिड कहलाते हैं। ह्यूमन से क्या है, होमिनिड कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हथनोरा स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस है। क्लियर हो गया है। इसकी खोज की बात की जाए तो 1982 में की गई थी। वहीं बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है उसका पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप से मेहरगढ़ तक प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा पालतू पशु में आप देखेंगे जो भैंस है प्राचीनतम साक्ष्य वो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे पैसरा जो कि बिहार से है उसमें प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आप देखते हैं एल्यूशन औजारों के साथ पशु पदचिन्ह के एक समुच्चय के साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है, तमिलनाडु के अति परक्कम से मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पुरा पाषाण काल पढ़ा, अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल कैसे भिन्न है पुरा पाषाण से उसको समझ लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इसमें छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगे थे। यहाँ का मनुष्य क्या करने लगा था, मानव छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगे। शल्क तकनीक का प्रयोग होने लगा, मछलियां पकड़ी जाने लगी। आप देखेंगे कैसे कैसे विकास हो रहा है, मछलियां पकड़ी जाने लगी, पक्षियों का शिकार करने लगा, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया। वहीं देखते हैं मानव पशुपालन करना शुरू कर चुका है यहाँ पर। वहीं देखते हैं बागोर के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। मानवीय आक्रमण युद्ध के साक्ष्य भी यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। वही पशुपालन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य भी मिलने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर युद्ध के साक्ष्य मिले, इससे आप समझिए युद्ध कहाँ होगा, जहाँ पर जमीनों को लेकर उनकी अपनी जो सामाजिक चीजें उनको लेकर युद्ध प्रारंभ शुरू हो गया। इसका मतलब है उनका कहीं ना कहीं अब स्थायी जीवन होना प्रारंभ हो गया था, युद्ध होना शुरू हो गया। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वहां पर अब चीजों को अंडरस्टैंड किया जाने लगा और अपनत्व की चीजें वहां पर चलने लगी, जिसके कारण अब युद्ध होना वहां पर शुरू हो चुका था। देखिए ये चीज समझ आ गई। एक इसका ये पहलू हो सकता है, क्या है, इतिहास अजम्पशंस है। ऐसा माना जाता है कि इस कारण से युद्ध हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि किसी विदेशियों ने आकर वहां पर आक्रमण किया हो। भाई अपने प्रोटेक्शन में तो सामने वाला भी पर्सन उसका बदले में वार करेगा, तो हो सकता है विदेशियों के आक्रमण की वजह से भी युद्ध होने लगा। बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर युद्ध के साक्ष्य मिलने लगे हैं। ठीक है, युद्ध के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय आप देखते हैं नाहराय में इसके साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, युद्ध के जो साक्ष्य मिले हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नोट डाउन करते रहिएगा, पूरा हो सकता है एक शॉर्ट नोट आ सके इस पे। ठीक है, मेसोलिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मध्य और पाषाण। ठीक है, इस काल को अनुपुरा पाषाण काल या आद्य नव पाषाण काल या एक कह सकते हैं संक्रमण काल भी कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ट्रांजिशनल फेज से मतलब समझ रहे हैं किस तरह से चीजें अब यहाँ पर समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, एक नया यहाँ पर काल देखने को मिलेगा, आपको नई एज देखने को मिलेगी कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सबसे पहले 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र से आप मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर मैप की मैं यदि बात करूँ भारत की, इसको मैं थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र जो है, इनसे कह रहे विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज मिलने लगी थी। भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। तो प्लीज इसे याद रखिएगा, मानव के अस्थिपंजर की बात कर रहे हैं तो वो मध्य पाषाण काल से सबसे पहले मिले हैं। देखिए सूक्ष्माश्म आप देखेंगे मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। इसको संक्रमण काल भी माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे मध्य पाषाण कालीन महदा देखते हैं इसमें कि जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इससे हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें पुरातत्व विमर्श में मदहदा, सराय नाहरराय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं इनको देखते रहिएगा। आभूषण पाए जाने का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। इसका मतलब है साज सज्जा भी यहाँ पर करना शुरू कर दिया। भाई व्यक्ति अब जब पेट भरने लगा तो उसने साज सज्जा पे भी ध्यान देना शुरू किया। तो इस तरह से क्या कह रहा है कि ये ट्रांजिशनल फेज है। तो यहाँ पर कैसे कैसे चीजें बदलेंगी पहले समय से ये ध्यान देना है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मदहदा से आप मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले। श्रृंगार होना शुरू हो गया, पेट भरना शुरू हुआ। अब उन्होंने अपने शारीरिक चीजों पर वहां पर थोड़ा सा विकास करना शुरू कर दिया। दमदमा में 41 मानव शवादान मिले हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य
मध्यपाषाण स्थल है। सराय नाहर राय में ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है कि 4 मानव कंकाल को एक साथ कहां पर दफनाया गया था, तो मध्यपाषाण काल में आप देखेंगे सराय नाहर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित मध्यपाषाण कालीन स्थल दमदमा में हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए। यदि आप इकोलॉजी से रूबरू होंगे तो आप समझेंगे हाथी दांत का क्या अपना इंपॉर्टेंस है, उससे किस प्रकार से खूबसूरत जो है आप देखते हैं कि ज्वेलरी का निर्माण किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडेंजर्ड होने की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, हाथी दांत अपने आप में हाथियों की संख्या कम होती जा रही है वर्तमान में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे बैन कर दिया, क्योंकि इलीगल लोगों ने इसको बना दिया था। तो पहले समय में ये काफ़ी था, यहाँ पर हाथी दांत के साक्ष्य आपको बहुत देखने को मिले हैं। उस समय भी देखिए इनका ये इंपॉर्टेंस जानते थे, इसका मतलब है ना। पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल से हुई। अब देखिए, पुरापाषाण काल में पशुपालन नहीं था, अब पशुपालन हुआ, तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे आगे देखेंगे खेती के भी साक्ष्य मिलने लगेंगे। इसका मतलब अब ये स्थायी जीवन शुरू कर दिया, युद्ध के साक्ष्य मिलने लगे। तो ये सभी चीजें अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि अब इनका जीवन जो है आगे इस काल में धीरे धीरे कैसे बेहतर होता जा रहा था। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, बागौर से मिले हैं, होशंगाबाद से मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आप भीमबेड़का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि वहाँ पर युद्ध के काफी खूबसूरत स्तर पर साक्ष्य मिले हैं। कैसे भाला का साक्ष्य मिला है, उसमें आप बड़े बड़े जानवरों का साक्ष्य देखेंगे, गर्भवती महिला के वहाँ पर साक्ष्य देखने को चित्रकारी के द्वारा मिले। देखिए, उस वक्त कोई लिपि या भाषा तो थी नहीं, तो अपनी अभिव्यक्ति और अपनी कल्पनाओं को कैसे वो करेंगे, चित्रकला के माध्यम से। तो उन्होंने दीवारों पर चित्रकारी करनी शुरू की थी वहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 1968 से 1970 तक वीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य यहाँ पर करवाया था, इसके बारे में पता चला। महादहा आप देखते हैं पट्टी जो प्रतापगढ़ में है, मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल यानी कि बूचड़ खाना का साक्ष्य मिले। पशुवध स्थल यहाँ पर बूचड़ खाना जिसको कहते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए, पुरापाषाण काल पढ़ लिया, मध्यपाषाण काल पढ़ लिया, अब हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं। इसके नाम से देखिए नवपाषाण, कुछ नई चीजें अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए, कृषि की अब यहाँ पर शुरुआत होगी। पुरापाषाण काल में कृषि पशुपालन नहीं था, आप देखते हैं मध्यपाषाण काल में पशुपालन हुआ। इसके बाद यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई। मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं कृषि के। वही देखते हैं स्थायी ग्राम का विकास यहाँ शुरू हो गया। मृतभांड का यहाँ पर मिट्टी से बने बर्तनों का निर्माण होना शुरू हो गया। भाई अब बताइए, आप जीवन यापन कर रहे हैं तो बर्तनों के निर्माण की जरूरत पड़ेगी, तो बर्तन क्या मृतभांड से बनाएंगे। उस वक्त जो चीजें उपलब्ध होंगी, जो सहज होंगी, तो उसी चीजों से तो बनाएंगे ना बर्तन। तो मृतभांड का निर्माण हुआ। धातु का सर्वप्रथम प्रयोग भी यहीं से शुरू हुआ, जिसमें तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, और जिसके साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं, नवपाषाण काल से मिले हैं। क्लियर हो गया है। उत्तर प्रदेश के 1860 में आप इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, वर्तमान काल में आप देखते हैं यहाँ पर 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष वेरेन न्यूआ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। वही देखते हैं इसमें नवपाषाण युगीन स्थल में विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर स्थित है। यहाँ से आप देखते हैं भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित विला सुरगाम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण शब्द की यदि मैं बात करूं तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर देखिए कि इन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। वसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर नवपाषाण युग के ही है, तो ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आखेट यानी कि युद्ध करने के लिए इन्होंने वहां पर संग्राहक के पशुपालन इत्यादि चीजों के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी कृषि रूपांतरण मिला है यहाँ पर, अभी मैंने बताया। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस काल में गेहूं की कृषि का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले आप देखेंगे गेहूं के साक्ष्य हुए। मतलब अब इन्होंने पेट भरने के लिए कंदमूल और मांस मछलियों से ऊपर थोड़ा बढ़ा और यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त, वो भी खाते थे लेकिन गेहूं को भी उगाना इन्होंने शुरू किया। आप वहीं देखेंगे कि मध्य में आप देखते हैं यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से इतने के बीच में मध्य में चावल के साक्ष्य मिलना प्राप्त हो गए थे। फिर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल आप देखते हैं कोल डेहवा, जो कि इलाहाबाद माना जाता है। हाल ही में दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान में सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, विदेशी से संबंधित चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मानव कंकाल के साथ यहाँ पर एक विशेषता देखी गई। जब मानव को जो दफनाया जाता था तो उसमें देखते कुत्ते के कंकाल का बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से इसके साक्ष्य मिले। मतलब कि ऐसी मान्यता थी, हो सकता है ऐसी मान्यता रही हो कि जब मानव को जब कंकाल को मानव को जब दफनाया जाता था मृत्यु के बाद, तो उसके वफादार एक कुत्ते को भी हम कह सकते हैं, उसके वफादार एक जानवर को भी वहां दफनाया जाता था, जिसमें कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ठीक है, चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है।
इसमें देखते हैं इसके बात करें गुफ कराल का अर्थ है कि कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। तो ये आपको चिनार बिहार के सारण जिले में स्थित मिलता है। वहीं आप देखेंगे नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर, यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लरी जिले में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब भाई देखिए गेहूं आ गया, यहाँ पर कृषि आ गई, इनका स्थायी जीवन हो गया, मृतभांड हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पत्थरों से आग को जलाना भी सीख लिया। यहाँ पर भाई इतना लंबा चरण चल रहा है तो धीरे धीरे विकास होगा आगे की ओर। तो उन्होंने आग का उपयोग कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आग का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण काल की इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। चलिए अब धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, मैंने बताया। ताम्र पाषाणिक का अर्थ ही क्या होता है, पत्थर और तांबे का प्रयोग। ताम्र पाषाणिक, ताम्र और पत्थर का प्रयोग की अवस्था में आ गए थे। भारत में ताम्र पाषाणी युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। देखिए इन सब लोकेशंस को यदि आप मैप के थ्रू भी समझाने का प्रयत्न करेंगे ना मेंस में, आंसर राइटिंग में, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इन चीजों को आप मैपिंग के थ्रू भी बताएंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर निकल के आएगा, बाकी से आपको अधिक नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखते हैं आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है। वहीं कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिली है, मतलब पक्की ईंटें मिलना शुरू हो गई थी। अब इन्होंने घर बनाना वहां पर शुरू कर दिया था। ठीक है, भारत की प्रमुख आप देखते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालानुक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है, जैसे कायथा, आहार, मालवा, जारवे इत्यादि। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अब तक ज्ञात जोरवे देखेंगे स्थलों में से गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसका दक्षिणतम सबसे बड़ा नगर वहां पर देखा गया है, स्थल देखा गया है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें बाकी देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के यहाँ पर साक्ष्य मिलने लगे हैं मृतकों के। मतलब अब धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पर मृतकों के जो साक्ष्य हैं, जो उनकी अस्थियां हैं, वो क्या होने लगा था कि अब अपने घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए कि राजस्थान में मिली गरुड़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मृण मूर्तियां भी यहाँ पर सूचित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अब जैसे घरों के नीचे, फर्श के नीचे दफनाए गए जो साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में उनको रखने के कुछ इस प्रकार से साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में जब मृतक को एक दिशा के अनुरूप रखा जाता था उनके अनुसार, तो कहाँ कहाँ पर किस किस दिशा में है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग, अब ध्यान रखना है कि कौन सा विभाग के अंतर्गत किस संग्रहालय की बात की जा रही है। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन में सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ताम्र पाषाण काल, नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, भरतपुर पुरास्थल पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। चलिए अब ये हो गया, मैंने जैसा कि आपको बोला था हम हर मॉड्यूल में आप देखेंगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ कुछ जो है वो यहाँ पर सेगमेंट्स मिलते रहेंगे। जैसे अभी हमने हिस्ट्री का, एक एंशिएंट हिस्ट्री का हमने कुछ देखा है पार्ट, जिसको हम आने वाले और मॉड्यूल में और भी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। चलिए, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा एक पोर्शन कवर करता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चाहे तो नोट्स बना लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियोस फ्री थी, फ्री है और फ्री ही रहेगी, ताकि आप सब इसका भरपूर लाभ उठा सके। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं भारत का भूगोल। आइए चलिए देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी शुरू करने से पहले समझिए, अभी हमने हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, वहां पर आपने देखा कि कैसे भारत के कौन कौन से लोकेशंस को वहां पर बताया गया है। तो जब आप ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। भाई गुजरात, राजस्थान, मेहरगढ़, इन सब चीज़ों की जो बात कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के कुछ साक्ष्य जहाँ से मिले हैं, उन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो ज्योग्राफी के उसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया के मैप को एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, कितनी क्या स्टेट है, कितनी क्या चीज़ें, हमारे साथ जुड़ जाइए और लगातार अपनी जो वो है अपने सहयोग हमें देते रहिए। चलिए देखिए एक नज़र में ज्योग्राफी को, भौगोलिक जानकारी लेते हैं, उसका ज्योग्राफिकल चीजें क्या है। जैसे आप देखेंगे देश का, यहाँ पर भारत की बात की जा रही है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, भारत को अन्य नामों से क्या क्या जाना जाता है, जैसे आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। देखिए अब रिवीजन भी हो गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा, अब इसका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन कौन से वो 8 केंद्र शासित यूटीज हैं, बताइएगा। ऐसी तैयारी होगी आपकी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये राजधानी क्या है, भारत की नई दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। ठीक है, टॉप 6 में कौन है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके देखिए, उनको रिसर्च करिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय जलीय जीव आप देखेंगे कौन सा है, गंगोय, डॉल्फिन है। आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्रीय सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ओके,
राष्ट्रीय विरासत आप देखते हैं यहाँ पर पशु क्या है, हाथी है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक का स्तंभ है। ओके, राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। अब देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होता है ना, तो आप जरा बताइएगा राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है वो पहली बार कहाँ गाया गया था, पहली चीज ये बतानी है। दूसरा ये बताना है कि किसके द्वारा इसको लिखा गया था, तो पहली बार कहाँ गाया गया था, किसके द्वारा जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये भी किसके द्वारा लिखा गया था, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ईमानदारी से यदि आप उसके भी उत्तर दे देंगे ना, तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारे बीच में, आपके बीच में, तो बेहतर होगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप बेहतर एक स्किल डेवलप कर सकेंगे अपने अंदर कि कैसे एक ही समय पे आप 3-4 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए देखिए अगला क्या है। देखिए राष्ट्रभाषा क्या है, यहाँ की हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। महिला जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ यानी कि 69% हम इसको बेसिकली मान सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी, 17.7% आप 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखते हैं उसमें, ठीक है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको यहाँ पर इतने व्यक्ति देखने मिलते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। कुल पुरुष साक्षरता कितनी, 80.9%। ये तो हो गई भारत के संदर्भ में। क्या आप हमें अब देखिए यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि पुरुष यहाँ पर साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यूपी के संदर्भ में आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ बताइएगा लेटेस्ट डाटा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो क्या है, उत्तरी पूर्वी दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक है। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है यूपी में, आप देखेंगे कोई भी एग्जाम में काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। देशांतरीय विस्तार देखिए, अभी अक्षांश और देशांतर को भी हम नीचे और समझेंगे तो आप शायद यहाँ पर और बेहतर समझ पाएंगे कैसा होता है। 68 अक्षांश 7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री से आप देखेंगे पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समीप नैनी का समय ग्रीनविच मध्य रेखा समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भौगोलिक विस्तार यहाँ पर देखिए दिया गया है, स्थलीय सीमा इसकी इतनी है। जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी जलवायु है। भारत की कुल जनसंख्या यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़े बंदरगांव की संख्या की बात की जाए तो 13 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात की 16.6% है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। इनका लोकेशन आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा उनसे गुजरती है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखना चाहूंगी यहाँ पर पीटी के एस्पेक्ट से, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इन राज्यों से भारत के जो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या आपको पता है कि भारत में कितनी रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है, कितनी रेखाएं होकर गुजरती हैं आप बता सकते हैं। और विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आप यहाँ पर देखिए, कभी भी कोई ऐसा फैक्ट आता है ना तो सोचिए जरा कि यहाँ पर कर्क रेखा की बात की तो विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानना होगा। सिर्फ ये थोड़ी ना जो हमने दे दिया वो आपने पढ़ लिया, उसके साथ साथ एडिशनल यहाँ पर चीजें ऐड करिए कि ये रेखाएं जो है वो किन किन देशों से होकर गुजरती हैं और ऐसी कौन सी तीनों रेखाएं हैं जो कौन से देश से होकर गुजरती हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ पर हमें वो समझना है। भारत एक विशाल देश है, अभी हमने देख लिया। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसको अभी हम समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये हमने अभी सब कुछ इन डिटेल इन शॉर्ट हमने पढ़ लिया है। वही चीज यहाँ पर आपको थोड़ा समराइज करके बताई गई है, ठीक है। वही सब चीजें हैं तो उसको हम बार बार रिपीट ना करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते रहिए। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, जैसे आप देखते हैं उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये आपका प्यारा भारत हो गया, ठीक है। प्यारा भारत मतलब एक अलग देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हो गई यहाँ पर।
चलिए, अब ये भारत और विश्व की सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। जैसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब देखिए ऊपर ही मैंने बताया था बाकी के 6 कौन है, जैसे रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे दूसरा स्थान जो है वो हमारे देश का, पहला स्थान किसका है, चीन का है। देखिए क्या लिखा है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा जो इक्वेटर होती है आपकी, जो आपकी ये विषुवत रेखा होती है, उससे उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश को कुछ इस तरह से समझिए कि अक्षांश का एक काल्पनिक रेखाएं हैं ये, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या है, इनको इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए। देखिए इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री। अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरह से गोल गोल आप देखेंगे होती हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर दी गई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा तो समझ पाएंगे कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंड में दर्शाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा बताया था। अक्षांश को भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा हम कहते हैं। विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, आप समझिए इस भाग को जो इसके ऊपर है, इसको दूसरे पेन से समझाती हूँ, इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिणी में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। सिंपल है, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो गई आपकी, ये दक्षिण अक्षांश रेखाएं हो गई, सिंपल है। यदि अक्षांश रेखाओं, यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज है कि इसको ऐसे समझिए कि यहाँ यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है। 1 डिग्री अंतराल की बात कर रहा है यहाँ पर। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 179। समझिए कैसे, 89 उत्तरी अक्षांश, 89 दक्षिणी अक्षांश, +1 क्या है, विषुवत रेखा है आपकी। तो किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी हो सकती है, 111 किलोमीटर होती है। ये फैक्ट्स है, इनको याद करिएगा या समझने की पहले कोशिश करिएगा। चलिए, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान या यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ बोली गई है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। आप देखिएगा मैप पे से लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। देखिए ये काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं इनको खींचा ही गया है, एक कल्पना के आधार पर भाई डिवीजन किया गया, बताया गया कि यहाँ से ये चीजें ग्रीनविच रेखा के शहर से, ग्रीनविच शहर से इसे गुजरती है, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर। अभी हमने अक्षांश रेखाएं समझा, अब देशांतर रेखाएं क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपकी देखिए कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपकी ऐसे पास पास होती है, मैं थोड़ा सा इसमें बना देखिए थोड़ा इस तरह से समझाने के लिए, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, यहाँ देखिए ध्रुव से देखेंगे विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है यहाँ पर देखिए कम, यहाँ पर चिपकी होती है, जबकि यहाँ पर आप अभी देखा था ना विषुवत रेखा, आपको ये बताया था, यहाँ पर जैसे आएंगे इनकी दूरी देखिए बीच में कितनी गैप आता जाता है ना, इस प्रकार से इसमें देखिए काफी गैप आ जाता है। तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी यहाँ पर 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, समझ गए आप, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। इसकी मुख्य भूमि इतनी यहाँ पर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 अक्षांश उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। आइए अब देशांतर और समय का खेल समझते हैं क्या है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की तुलना में पहले होता है, जबकि पश्चिम में देखेंगे यहाँ पर पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि वो अपनी धुरी पर ही घूमती है पृथ्वी, ठीक है। कह रहे हैं धुरी पर घूमती 360 डिग्री देशांतर, अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। लेकिन आप देखते हैं 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लगाता है। सूर्य जो है पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 आवर्स लगाता है। इसीलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है, यानी जब पश्चिम से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है, जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता चला जाता है।
स्पष्ट हो रही है सारी चीजें। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री 45 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेनियम पॉइंट था और भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है ये इंदिरा पॉइंट। और आप देखते हैं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। ठीक है, कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा सा यहाँ पर एक आपको इंदिरा पॉइंट है, जो अब हाल फिलहाल में भी देख रहे हैं कि वो डूब गया है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपका कन्याकुमारी है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे इंदिराकौल, जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुहारमोती यानी कि गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु आप देखेंगे किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। आप पहले तो ये समझ ही गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाला तो समझते हैं ना बेटा। यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस तरह से, माफी चाहती हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो आप इस तरह से समझिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयत्न है कि देखिए सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर की बात कर, उत्तरी बिंदु ये कह रहा है, सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ कह रहा है, सबसे पश्चिमी बिंदु ये है, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर की बात कर रहा है। क्लियर हो गया है? इसको ध्यान से देखिएगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य इतना 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। इंपॉर्टेंट है पीटी के उसे एस्पेक्ट से। सीमावर्ती देशों की यदि बात की जाए तो देखिए इसको ऊपर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका चाइना हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जैसे ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ पर हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं लक्षद्वीप यहाँ पर आपको दिया गया। ये अभी पड़ोसी की ही बात नहीं, बल्कि मैं मैप में आपको सारी चीज़ें जो हाईलाइट करी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे आपका ये नेपाल हो गया। तो इन सब चीज़ों को मैप में आप एक प्लेन पेपर पे मैप बनाइए या मैप का एक खाका तैयार करिए, उसमें इन सब चीज़ों को हाईलाइट करिए। अगर हम निकटतम पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका है। क्लियर है? आइए, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों में आप 6 देश देखेंगे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। क्लियर है? देखते हैं, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, यही अभी आपको समझाया। उत्तर में यहाँ पर हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर की बात कर रहा है, और आप देखते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, वहीं पर ये आपको ये सारे सागर को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। आप देखते हैं इसका एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, कृत्रिम है एक तरीके से। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वैसे ही आप देखेंगे भारत और नेपाल की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चाइना की सीमा को आप बता सकते हैं कि क्या कहा जाता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे किसकी, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा सीमा है उसको क्या कहा जाता है? सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वैसे ही भारत और नेपाल की, आप भारत और चाइना की, माफी चाहती हूँ, भारत और चाइना की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, चलिए, सबसे समुद्र पार भारत का सबसे सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है। अभी हमने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ है आपका, ये देखिए ये श्रीलंका है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर समझनी है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई यहाँ पर दी गई है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ है। कौन कौन सी? अर्काई, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं ये। भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती, ध्यान रखिएगा, ये भारत को इरावती नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, ये कुछ मैप यहाँ पर दिया गया इस तरह से। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से लगती। नेपाल, भूटान और चाइना से सिक्किम की ये सीमा लगती है। क्लियर हो गया है? इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लद्दाख, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं साझा करता है। इन तीनों देशों से इनकी सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा के बारे में। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या है यहाँ पर देखिए, अब नया टॉपिक आपका यहाँ पर क्या आ गया? इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बाद हमने भारत का थोड़ा ज्योग्राफिकल पार्ट देखा, हमने कैसे क्या वहाँ के देश
हैं, पड़ोसी देश है, वहाँ की सीमाएं क्या क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जनसंख्या, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। अब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। हम देखिए अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या चीज़ें, कुछ यहाँ पर आपको शब्दावलियाँ दी गई हैं। इकोनॉमिक्स देखिए क्या है, पहले आप शब्दों से रूबरू होंगे तभी आप एक अच्छी इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। तो उन शब्दों को जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको परिभाषित किया गया, क्योंकि डायरेक्ट एक एक लाइन में आपसे इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इवन मेंस में आप देखेंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। पीटी में आ गया तो 2-3 शब्द दे दिए जाएंगे, उनके आगे लाइंस लिख दी जाएंगी, बताया जाएगा इसका सही मतलब क्या है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रही हैं सारी चीजें। चलिए अब पढ़ते हैं क्या है अनौपचारिक, यानी कि अनऑफिशियल की यहाँ पर बात कर रहा है। जो असंगठित की, अनौपचारिक की बात कर रहा है, इनफॉर्मल की बात कर रहा है। असंगठित मतलब देखते हैं आप जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, वहाँ के उद्यम की बात, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा है कि निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या परिभाषा होगी, कुछ इस तरह से होगा। अदृश्य मदे, आप इनविजिबल्स में क्या देखते हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदे जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं है। जैसे इसको साधारण भाषा में समझिए, वो चीजें जो आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वहां पर वो है इनविजिबल, वो है वहां पर। देखिए कैसे, वे सेवाएं, जैसे कि अदृश्य मदों में क्या क्या आएगा, सेवाएं होती हैं, जैसे पर्यटन हो गया, सर्विसेज में देखिए पर्यटन हो गया, जहाज रानी हो गया, वायु परिवहन हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गई, ये सब क्या है आपकी अदृश्य मदें हैं। इन्हीं में से हम विदेशों से उपहार जैसे गिफ्ट्स क्या है, अदृश्य मदें हैं। ठीक है, वो इनविजिबल है, उसमें खर्च हो रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, वो चीजें हैं ना, तो अदृश्य मदें हो गई आपकी। गिफ्ट्स हो गए, उपहार के आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण होना, ट्रांसफर होना, सरकारी अनुदान हो गया, ब्याज, लाभ, लाभांश आदि इसमें किसमें सम्मिलित होते हैं, अदृश्य मदों में, यानी इनविजिबल्स होते हैं। अवमूल्यन यानी कि डेवल्यूशन की बात करता है। विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती। जैसे पहले हमारा देखते थे, हमने क्या हुआ, उदाहरण के तौर पर 10 रुपए में 2 समोसे खरीदते थे। ठीक है, 10 रुपए में हम 2 समोसा खरीदते थे। अब देखते हैं कि हम 10 रुपए में सिर्फ एक ही समोसा खरीदते, तो क्या हुआ कि हमारी इसको देखिए इस तरह से समझिए। देखिए अभी बताया ना, जैसे हम ये अवमूल्यन पढ़ रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा को अभी भूल जाइए। यहाँ पर हम अपनी करेंसी, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो जैसे पहले हम 10 रुपए में 2 समोसा खरीदते थे। अब क्या हुआ भाई, वैल्यू कैसे डाउन हो गई, अब हम 10 रुपए में सिर्फ एक समोसा खरीदते हैं, तो हमारी करेंसी की जो कीमत है वो कम हो गई है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ 10 रुपए में एक समोसा खरीदते हैं। ये तो हो गई अपने जो अपने देश की बात, अपने स्तर की बात। अब हम विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देखें कि अपनी मुद्रा कैसे की कीमत कम हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम 60 या 70 रुपए में आप देखते हैं $1 खरीद लेते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब देखते हैं वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग आप देखते हैं $1 में 80 रुपए का $1 हो गया है। तो क्या हुआ, हमारी मुद्रा की तो कीमत कम हो गई है ना। तो वही चीज कह रहा है कि गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्रा की इकाइयों के रूप में हमारी आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। स्पष्ट हो रहा है। अवसर लागत देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, किसी कार्य मूल्यांकन के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान ही होती है। देखिए यहाँ पर आकस्मिक दिहाड़ी मतलब ये पर डे के बेसिस पे जो वहाँ पर काम करने वाले दिहाड़ी वाले व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी की बात करा है। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, यहाँ पर सरकारी नीतियों के द्वारा आप देखते हैं जो अन्य देशों के साथ मतलब विदेशी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता और पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ी रह सके। मतलब अन्य देशों को इस तरह से अवसर देना ताकि वो भी हमारे देश में आके व्यापार कर सके और हमारी इकोनॉमी थोड़ी जो है वो स्वतंत्र हो सके और ओपन हो सके अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। देखिए आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको समझिएगा। आयात मतलब किसी चीज को हम खरीद रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी बात करें। प्रतिस्थापन इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। समझिए पहले मान लीजिए जैसे हम अगर अंतरिक्ष की बात करें, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, तो स्पेस की चीजों के लिए हम ज्यादातर डिपेंडेंट अगर रहते थे अन्य देशों पे, तो अब हम क्या करने लगे, उसके लिए हम खुद से वो चीजें बनाना शुरू कर दिया। स्पेस के उदाहरण ले सकते हैं, या जैसे कि अगर हम रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में देखें, जो वेपन्स पहले हम अन्य देशों से वहां पर खरीदते थे जैसे, है ना, तो अब क्या करने लगे, हम उसे खुद से अपने ही देश में उसका निर्माण करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ भाई, हमारा जो है अन्य जो आप देखेंगे अन्य देशों की जो मुद्रा है उसमें हमारा पैसा भी थोड़ा कम खर्च होगा, हम अपना आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे आत्मनिर्भरता की ही बात करते हैं। तो हमें इन चीजों को भी यहाँ पर इस तरह से इस शब्द को हमें समझना होगा। ठीक है, क्या लिखा इस नीति में, आयात नियंत्रण, आयात शुल्क, आयात नियंत्रणों को अपनाया जाता है। देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेते हैं इसमें हम। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। टैरिफ क्या है, आयात कर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित होता है।
आयात शुल्क बाधाएं क्या क्या हैं? सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए जो टैक्सेस होते हैं। आयात लाइसेंसिंग क्या है? किसी देश की वस्तु के आयात, कोई चीज खरीदी जा रही है उसकी सरकार से मिलने वाली अनुमति। कोई चीज आप अगर खरीद रहे हैं कोई वस्तु, तो उस पर जो परचेज कर रहे हैं उस पर सरकार के टैक्स लगाने, लाइसेंस मिलने के लिए जो है वो अनुमति मिल जाती है, तो क्या है? आयात लाइसेंसिंग, यानी कि इम्पोर्ट लाइसेंसिंग की बात करें। प्रोडक्टिविटी क्या है? श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ये शब्द प्रायः श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? उपनिवेशवाद, भाई उपनिवेशवाद से हम सब रूबरू हैं। ब्रिटिशर्स जैसे आए, उन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर रूल किया, हमारे देश पर आकर उन्होंने यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। तो क्या होता है यहाँ पर जो रूल करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर रूल किया है, तो वो अपने मूल देश के लिए यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, अपने ही देश का वहाँ पर भला कर रहे थे। हमारे लिए कुछ वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ उन्होंने भला नहीं किया अगर देखा जाए उस वक्त में। तो देखेंगे कि युद्ध के विषय, अन्य विधियों का प्रयोग और किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को बनाया था। अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत भी किया था। मैं ब्रिटिशर्स का उदाहरण के स्वरूप बता रही हूँ ताकि आप बेहतर समझ सकें। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण करना है। ठीक है। उपभोग समुच्चय क्या होता है? कंजप्शन बास्केट क्या होता है? किसी परिवार के द्वारा उपयुक्त वस्तु सेवाओं का समूह जिनका प्रयोग जनता के कंज्यूम यानी उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करता है। कौन करता है? सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं का सम्मिलित करते हैं, जिसमें अनाज, दालें, दूध से बनी चीजें, खाद्य तेल, सब्जियां, वस्त्र आदि आते हैं। तो इन सब चीजों को जो चीजें कंज्यूम की जाती है उनको एक तरह से लिस्ट वाइज बताया गया कि कितना क्या कौन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। एंटरप्राइज क्या होता है? उद्यम किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के द्वारा स्वामित्व वाला एक उपक्रम है जो मुख्यतः सेल के बेचने के ध्येय से, उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या उसका वितरण करता है। ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो देखेंगे, ये सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियां या रणनीतियों का विकास करना है जिसमें स्वनियमन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल देना होता है। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कई आप सेक्टर्स में देखेंगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को, यानी कि जो आप देखेंगे यहाँ पर विद्युत के अपव्यय को रोकना है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्च है उसको रोकना है। तो क्या हुआ? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। देखिए, एकाधिकारी प्रतिबंधी व्यापार अधिनियम यहाँ पर दिया गया कि इस अधिनियम को व्यापारियों के एकाधिकारी और जनहितवादक व्यावहारिक प्रविष्टियों के नियमन करने के लिए लागू किया गया था। अंश यानी कि हिस्से, इक्विटी क्या होता है? किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश है। इसके धारक ही, जिसने इसको लगाया है जिस कंपनी में, उसके धारक ही कंपनी के वास्तविक रियल जो उसके स्वामी हैं वही माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जिसके पास ज्यादा इक्विटी जो अपनी लगाएगा उसके पास मताधिकार भी होगा भाई, तो ये लाभांश पाने के भी अधिकारी होंगे। कर प्रतिकर देखते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु पर ऑलरेडी कर लगा है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, कोई पेन बनाया गया है, ठीक है, एक पेन बनाया गया है, जब मार्केट में आता है तो उस पर टैक्स लग रहा है। लेकिन जब पेन बनाया गया तो उसमें जो चीजें लगी हैं, जो रॉ मटेरियल लगा है, उनको जब खरीदा गया तो उन पे भी टैक्स लगा था। तो फिर अब उस पर टैक्स लग गया। मान लीजिए वो पेन बनकर हुआ तैयार 10 रुपए में, लेकिन टैक्स वैक्स लगाकर हमने 2 रुपए उसमें और लगा दी, तो 12 रुपए का हमने मार्केट में बेच दिया। अब 12 रुपए का मार्केट में हमने उसे बेचने की कोशिश की, फिर देखा भाई वहां पर भी कुछ टैक्स मिलेगा, क्योंकि ये पेन के ऊपर जो रॉ मटेरियल था उस पर भी टैक्स लगा 2 रुपए का। फिर मार्केट में आया तो फिर उस पर और 2 रुपए का टैक्स लगा, दैट मीन्स वो 14 रुपए का हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? कर पे कर की बात करता है, यानी कि कर पर एक और कर की और बात करता है, जिसको अभी बंद कर दिया गया, जिसकी जगह पे आप देखते हैं जीएसटी आ गया, जिसमें सिंगल टैक्स लगता है। ठीक है। तो कर प्रतिकर कर पे कर की बात करता है यहाँ पर। ठीक है। उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय कर लगाना, इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लगता है। यही चीज मैंने आपको कुछ सिंपल वे में बता दी है। कृषि का व्यवसायीकरण देखिए, यहाँ पर पारिवारिक उपभोग नहीं बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के लिए जो है व्यवसायीकरण से कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया जाता है। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था, उनको ऊंची कीमतें देने प्रारंभ कर दी। उन्हें नगदी फसलें अपने देश में और देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में ही जानी चाहिए थी। इस प्रकार से यहाँ पर कृषि का व्यवसायीकरण शुरू हो गया। गैर शुल्क बाधाएं देखेंगे, नॉन टैरिफ वेरीज क्या होता है? वेरीज क्या है? सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध, इसमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी शामिल होते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था देखें, डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना, मतलब सिंपल भाषा में इसको समझें तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मतलब आपके पास 10 रुपए हैं, आप कमा रहे हैं 10 रुपए और खर्च आप 12 रुपए कर रहे हैं, तो 2 रुपए का आपका क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? ये घाटा हो गया ना। तो क्या है? सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना। ठीक है। जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? आप देखते हैं फ्रैंक नोटेस्टीन द्वारा 1945 में इस विकास को अवधारणा को लाया गया।
यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें यहाँ पर जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, जिसमें पूर्व औद्योगिक, विकासशील और आधुनिक समाज की बात की गई थी, जबकि बाद में औद्योगिकरण के उपरांत की अवस्था में इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। अब नई आर्थिक नीति क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990-91 के दौरान आप देखते हैं हमारा उदारीकरण का एक जो काल था, आप देखते हैं उसमें संकटग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत ने अपने आर्थिक चीजों में सुधारों की गंभीरता को लागू करते हुए, गंभीरता को देखते हुए कुछ निर्णय लाए वहां पर, जिसमें देखते हैं 7वीं योजना के आरंभ में देश के आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए, जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से है। आर्थिक क्षेत्र में ये परिवर्तन इतने बड़े और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए गए कि इन्हें नई आर्थिक व्यवस्था कहा गया, नई आर्थिक नीति कहा गया। आर्थिक सुधार की इनको संज्ञा दी गई। आर्थिक सुधार के लिए 1991 में घोषित की गई नीतियों में 2 प्रमुख आर्थिक तत्व समाविष्ट किए गए, आर्थिक स्थिरीकरण और ढांचागत सुधार को महत्व दिया गया और हमारे बाजार को खोला गया वहां पर अन्य देशों के लिए, जिसमें आप देखते हैं एलपीजी एक बड़ा ही फेमस आप देखते हैं टर्म यूज होता है, जिसमें आप देखते हैं यहाँ पर उदारीकरण की बात करता है और प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। ठीक है, तो वहां पर 1991 में उदारीकरण आया, जिसमें अन्य देशों को भी हमारे भारत में आकर अपना जो है व्यापार करने का एक मौका मिला सारी चीजों का। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कोलैप्स हो गया था यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था, इसके कारण एक खुली अर्थव्यवस्था का रूप यहाँ पर दिया गया था हमारे भारत को। ठीक है, स्पष्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में देखिए इतना ही है और जल्दी हम एक दूसरे मॉड्यूल में मिलेंगे आपके हिंदी लैंग्वेज में। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसी के साथ अपना सहयोग लाइक्स के द्वारा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब के द्वारा, हमारी वीडियोस को शेयरिंग के द्वारा बनाए रखिएगा अपना सहयोग, और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें और पूरी ईमानदारी से इसको पूरा वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत।